मसीही का तमाम ये तंगो दीवार है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर। आप देख रहे हैं दिन की सबसे बड़ी खबर के साथ अपना प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल। आज दिन की सबसे बड़ी खबर चुनाव के नतीजे, और चुनाव के नतीजे हाथ में लेकर आज हम देखेंगे अर्थव्यवस्था की तमाम तस्वीरें। बाजार में क्या हुआ? शेयर बाजार में हाहाकार मच गया। सुबह बाजार के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी 8% तक टूट गए थे। 8% से ज्यादा की गिरावट बाजार में एक समय पर हो गई थी। इसके बाद बाजार में कुछ रिकवरी आई। आगे बाजार क्या करेगा? म्यूचुअल फंड निवेशक क्या करें, विदेशी निवेशक क्या करें, क्या कर रहे हैं बाजार में, ये तमाम चीजें हम समझेंगे चुनाव के नतीजों की रोशनी में। इसके बाद हम बात करेंगे, अगर इंडिया की सरकार बनती है, मान लीजिए एनडीए की या इंडिया की सरकार बनती है, तो रिफॉर्म्स का क्या होगा? अब जो बजट आएंगे उनकी तस्वीर कैसी होगी, उन बजटों में क्या दिखेगा, ये समझने की कोशिश करेंगे। और समझने की कोशिश ये करेंगे कि अर्थव्यवस्था इस चुनाव के नतीजे में कहां कहां दिखी, शहर कहां दिखे, गांव कहां दिखे। गांव की मांग की जो तस्वीर थी, जो कहा जा रहा था कि गांव में बड़ा असंतोष है मजदूरी को लेकर, महंगाई को लेकर, क्या वो दिखा? शहरों के वोटिंग जो सीट्स जीती हैं जिन पार्टियों ने, क्या बताया? विपक्ष को जो इतनी बढ़त मिली है उसने क्या बताया अर्थव्यवस्था के बारे में? तो ये तमाम चीजें आज हम चुनाव के इर्द गिर्द ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि दिन की सबसे बड़ी खबर यही है। विश्लेषण के लिए मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी मेरे साथ आ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, जब हम ये चर्चा कर रहे हैं उस समय तक मोटा मोटा ये समझ आ रहा है कि एनडीए 295 सीट के आसपास और इंडिया 240 सीट के आसपास रुझान या जीत कह लीजिए इनके आसपास दिख रही है। सबसे पहले शेयर बाजार की तरफ चलते हैं। आज शेयर बाजार में दिन मंगल का था, लेकिन अमंगल ही अमंगल था। आप स्टॉक्स देख लीजिए, आप इंडेक्स देख लीजिए, सब तरफ हाहाकार था। 8% से ज़्यादा की गिरावट एक समय बाजार में आ गई थी। सबसे ज़्यादा पैनिक बाजार में किस चीज़ को लेकर था? शुभम, मनी सेंट्रल के इस विशेष संस्करण में आपका स्वागत है। हम बाकी खबरें नहीं ले रहे हैं, केवल बाजार, अर्थव्यवस्था और चुनाव को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये देश के लिए सबसे बड़ा मौका है आर्थिक मामलों को समझने का और उसके राजनीतिक असर को देखने का कि राजनीति पर उसका क्या असर हुआ। दुष्यंत कुमार का एक शेर है ना, मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, तू ना समझेगा सियासत तू अभी इंसान है। और भारत के शेयर बाजारों ने राजनीति को कुछ ज़्यादा ही समझने की कोशिश की, और ख़ासतौर से एग्जिट पोल को उस तरह से ले लिया जो कि अनुमानित थे, और एग्जिट पोल्स पूरी दुनिया में असफल होते रहे। ब्रेक्जिट का इतिहास देख लीजिए, या इससे पहले अमेरिका के एग्जिट पोल का इतिहास देख लीजिए। एग्जिट पोल्स के पास सफलता की जितनी कहानियां हैं, बड़ी और भव्य सफलताओं की भी उतनी ही कहानियां हैं। पर भारत का शेयर बाजार आमतौर पर एग्जिट पोल्स को खासी गंभीरता से लेता है, और उसका नतीजा आज उसे मिला। अगर आप नियमित मनी सेंट्रल देख रहे होंगे, लगातार पिछले एक हफ्ते 2 हफ्ते से सब बाजार चल रहा है। हम लगातार आपको बताते रहे कि बाजार को पर्दे के पीछे पड़ा समझने की कोशिश करिए। जो लोग शॉर्ट कर रहे हैं वो क्या देख रहे हैं? क्या भारत की राजनीति इतनी आसान है कि उसे इस तरह से समझाया जा सके, बताया जा सके? और चुनाव के नतीजों ने सुबह खुलते ही, जैसे ही चुनाव के नतीजे आए, बाजार उसके 2 घंटे बाद खुला, एक तस्वीर साफ हो गई। 400 पार नहीं होने वाला है एनडीए का। 300 पार में भी मुश्किल थोड़ी देर बाद समझ में आने लगी। और इसके बाद जब तीसरा चरण यह आया कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बहुमत नहीं ला पाएगी, यानी भारतीय जनता पार्टी की सीटें 272 से नीचे रह जाएंगी, बाजार की पूरी गणित, पूरी की पूरी बिसात, बाजार का पूरा रसायन ही बदल गया। और उसके बाद हमने जो ब्लडबाथ देखा वो अनएक्सपेक्टेड था। जितने गेंस पिछले सप्ताह हुए थे, सोमवार के गेंस थे, वो सब खत्म हो गए। बाजार इंडेक्स 8000 पॉइंट तक टूट गया। एक तरफ से मुझे लगता है 2-3 स्टॉक्स को छोड़ दीजिए तो पूरा का पूरा बाजार बेहद नुकसान में रहा। और यहाँ सबसे ज़्यादा समझने वाली और जानकारी वाली बात शुभम यह है कि भारत के निवेशकों को यह समझना ज़रूरी है कि राजनीति पर दांव लगाना एक सीमा से अधिक खतरनाक साबित हो सकता है, और इसलिए आज 20-21 लाख करोड़ रुपए लोगों के बाजार में डूब गए। बिल्कुल सर, एक स्टॉक्स स्पेसिफिक बात करें या इंडेक्स स्पेसिफिक बात करें, अदानी का समूह लीजिए या कुछ तमाम ऐसी कंपनियां इंडेक्स लीजिए, डिफेंस की बात हुई, रेलवे की बात हुई, ये सब इसलिए दौड़ रहे थे बीते 2-3 महीनों में, अगर आप देखें चुनाव के दौरान, क्योंकि ये उम्मीद थी कि मौजूदा सरकार वापसी करेगी और इन सारे शेयरों के जो दिन हैं वो आगे अच्छे हैं, उज्जवल है, भविष्य इनका उज्जवल है। वहाँ चुनाव
ने बिल्कुल हवा भरी थी, वो एकदम निकल गई, बैठ गए। यहां क्या हुआ, यहां इसको कैसे समझें? देखिए, बाजार में हवा और बाजार के फंडामेंटल्स इन्हें समझना जरूरी है, पर हमेशा बाजार के निवेशक हवा पर, बाजार की अंतर्धारणा में जो स्पेकुलेटिव मूवमेंट है उन पर ज्यादा दांव रखते हैं और लोग उनको समझाते हैं और सलाह भी देते हैं। बहुत सारे लोग जो पिछले 1 हफ्ते से 2 हफ्ते से सलाह दे रहे थे, समझा रहे थे, बता रहे थे कि बाजार इसी दिशा में जाएगा, चुनाव के नतीजे इसी तरह से आएंगे। भारत का वोटर बड़ा प्रतापी है, उसके मन में जो होता है वो अपने तरह से फैसले लेता है। अडानी स्टॉक्स के लिए तो एक किस्म से दूसरा हिंडनबर्ग मूवमेंट था। आज अडानी के स्टॉक्स में तेज गिरावट आई क्योंकि बाजार सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके फायदे अडानी समूह और इस तरीके की कंपनियों से जोड़ता रहा है, और इसलिए बाजार ने गिरावट का पहला संकेत आने तक, चुनाव के नतीजे अपेक्षाओं के मुताबिक न आने पर सबसे जबरदस्त पिटाई अडानी के स्टॉक्स की। दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा पीएसयू स्टॉक्स का था। वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हाई थे, उतनी ताकत स्टॉक्स के भीतर नहीं है, उनके कारोबार में, उनके बिजनेस में, उसकी बैलेंस शीट में, उनके फंडामेंटल्स में इतनी ताकत नहीं थी जितनी ताकत उनमें भरी गई थी चुनाव के नतीजों की संभावना के आधार पर। तो वही सारे स्टॉक्स, जिन स्टॉक्स ने तेजी दी, जिन्होंने लोगों को कमाई कराई, उनमें हमने तेज गिरावट देखी और काफी तेज गिरावट देखी। अगर आप ध्यान से देखें तो मैं चार्ट देख रहा हूं, केवल 7 स्टॉक्स निफ्टी 50 के ग्रीन में दिखे। इसके अलावा पूरा का पूरा बाजार जिस दिन देश के चुनाव का नतीजा आ रहा था, कराह रहा था और लोग लिख रहे थे कि उनके कितने पैसे आज बाजार में किस तरह से डूबे हैं। और जो स्टॉक्स दरअसल सस्टेन कर पाए, सर्वाइव कर पाए, वो भारत की कंजम्पशन स्टोरी के स्टॉक्स हैं, जिसमें हिंदुस्तान लीवर और ब्रिटानिया जैसी कंपनियां हैं जो आमतौर पर बाजार में खपत पर निर्भर हैं। वहां पर उम्मीद इस तरह से दिखी क्योंकि मानसून बेहतर होने की संभावना है, खरीफ की फसल बेहतर होने की संभावना है, तो जहां थोड़ी बहुत उम्मीद दिख रही थी वो इकोनॉमी से दिख रही थी, और जो डिमांड की साइड से जहां पर उम्मीद दिख रही थी वही स्टॉक्स बाजार में आज चलते दिखाई दिए। सर, आगे अगर हम बात करें एफआईज के मूड की, एफआईज की जो बिकवाली थी बाजार में ऑलमोस्ट निचले स्तर पर थी, 10 साल के निचले स्तर पर होल्डिंग है एफआईज की इस समय। तो बाजार में जो भी कुछ है इसमें बहुत बड़ा हाथ एफआईज का नहीं था। अब एफआईज क्या करेंगे? आपको ये चुनाव के नतीजे जब वो देख चुके होंगे, अब उन्हें यहां से आगे की रणनीति बनानी होगी, तो क्या करेंगे? ये सवाल हमें हमारे भारत के स्टॉक विशेषज्ञों को और जो स्टॉक की सलाह देने वाले उन्हें खुद से पूछना चाहिए कि भारतीय बाजार को भारतीय विशेषज्ञ ज्यादा बेहतर ढंग से समझ रहे थे, भारतीय राजनीति को भारतीय विशेषज्ञ ज्यादा बेहतर ढंग से समझ रहे थे, विदेशी ज्यादा बेहतर ढंग से समझ रहे थे। और यह बहस का मुद्दा होना चाहिए, चर्चा का मुद्दा होना चाहिए। हमने विस्तार से आपको बताया था कि एफआईज ने रिकॉर्ड शॉर्ट्स कर रखे हैं बाजार में बड़ी गिरावट की संभावना पर दांव एफआईज ने लगाए थे, विदेशी निवेशकों ने लगाए थे, जो विदेश से पैसा लेकर आते हैं और भारतीय जमीन को सूंघकर भारत की संभावनाओं को देखते हुए पैसा लगाते हैं, जबकि बाजार में के बढ़ने की संभावनाओं पर दांव भारत के निवेशकों ने लगाए थे, जो कि भारतीय राजनीति को और करीब से समझते हैं, भारत की राजनीति की परिस्थितियां समझते हैं। उन्हें पता है कि चुनाव के नतीजे लगभग वैसे नहीं होते जैसी उम्मीदें होती हैं, एग्जिट पोल वैसे नहीं नतीजे लेकर आते हैं, एग्जिट पोल के बाद वास्तविक नतीजे वैसे नहीं होते। और एफआईज फिलहाल अपनी इस रणनीति में सही साबित हुए। एफआईज ने रिकॉर्ड शॉर्ट कर रखा था, और शॉर्ट्स में हालांकि हमने कल थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग देखी, लेकिन उतनी नहीं देखी थी जब बाजार में तेजी आई थी। और इसलिए अब एफआईज जिस तरह से किनारे बैठे हुए थे और साइड लाइन से शॉर्ट्स करके बाजार को चला रहे थे, उसका नतीजा हमने आज देखा कि उनकी वो शॉर्ट की स्ट्रेटजी बाजार में सही साबित हुई। तो क्या विदेशी निवेशकों ने भारतीय राजनीति के स्वभाव को बेहतर ढंग से समझा? यह बहस आने वाले समय में दिखाई देगी। लेकिन अब यहां से परिस्थितियां जिस दिशा में जा रही हैं, जिस तरीके की सरकार बनने की संभावना है, बहुमत की सरकार नहीं होगी, अलायंस की सरकार होगी, और किसी भी अलायंस की सरकार बने इस पक्ष से उस पक्ष से, उस स्थिति में विदेशी निवेशक और ज्यादा सतर्क होकर व्यवहार करेंगे। और उन्होंने पिछले 3 महीनों में 4 महीनों में बिकवाली की है, तो अगर विदेशी निवेशकों की तरफ आप देखेंगे तो उनका रुख बाजार में बेहद सतर्क रहेगा आने वाले महीनों में भी। सर, म्यूचुअल फंड निवेशक क्या करें इस पूरी स्थिति में, परिस्थिति में? म्यूचुअल फंड निवेशक पहला काम तो ये करें कि कम से कम अपने ऐप पर जाकर अपने म्यूचुअल फंड का स्कोरबोर्ड ना देखें इस समय, कम से कम हफ्ते 2 हफ्ते के लिए, नहीं तो उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं हो सकता। म्यूचुअल फंड निवेशक थोड़े समय के लिए अपने SIPs की और अपने NAVs की परफॉर्मेंस को चेक ना करें। बाजार में जितना ब्लडबाथ आज हुआ है और जैसी परिस्थिति राजनीति के अगले कुछ दिनों में, 4-5 दिनों में बनने वाली है, और जिस तरीके की खींचतान होने वाली है, ऐसी स्थिति में म्यूचुअल फंड निवेशकों को
धैर्य के साथ चुपचाप बैठकर बाजार को समझने की और बाजार को स्थिर होने का इंतजार करना चाहिए। हाँ, बाजार में इस बड़े करेक्शन के बाद एंट्री का मौका बनेगा उनके लिए, क्योंकि एक बड़ा करेक्शन आया है बाजार में और वो निचले स्तर से फिर भीतर इसमें जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल वॉलेटिलिटी बाजार में बहुत ज़्यादा है। आज भारत का जो फियर इंडेक्स है, जिसको विक्स कहते हैं वॉलेटिलिटी इंडेक्स, वो 41% ऊपर चला गया, जबकि कल हमने इसमें काफ़ी तेज गिरावट देखी थी। ये इंडेक्स से बताता है कि बाजार के अंदर डर, असमंजस और बेचैनी कितनी ज़्यादा है। तो ऐसी बेचैनी में आप अपने को और बेचैन मत करिए। अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से थोड़ी देर निगाह हटाकर चुनाव के नतीजे देखिए, भारतीय राजनीति का आनंद लीजिए। थोड़े समय बाद बाजार जब सेटल होगा तब आप ये तय कर पाएंगे कि आपको अपने म्यूचुअल फंड निवेश को किस तरह से संभालना है। आगे बढ़ते हैं सर, अगली बात करते हैं अब अर्थव्यवस्था की। ठीक है, ये चुनाव के नतीजे आए, अर्थव्यवस्था में जो चिंताएं थी, नौकरी को लेकर, महंगाई को लेकर, तमाम जो चिंताएं थी, पहले गांव की बात करते हैं, वहां चुनाव नतीजे कैसे दिखे? जीडीपी के नतीजे आए थे शुभम। चुनाव से ठीक पहले हमने चर्चा की थी और हमने उसमें संकेत भी दिया था कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसकी कुछ झलक हमें चुनाव के नतीजों के तौर पर दिखाई देगी। नतीजे खासे मिक्स हैं, अलग अलग जगह अलग अलग तरीके की तस्वीर दिखती है। अगर आप उत्तर प्रदेश के नतीजे देखें तो वहाँ ग्रामीण इलाकों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक किस्म का स्ट्रांग एंटी इनकम्बेंसी या सत्ता विरोधी मत दिखाई देता है। अगर आप पूरी तस्वीर देखें, जो कि ग्रामीण बहुल राज्य हैं, उन राज्यों में हालांकि नतीजे अलग अलग हो सकते हैं, पर रूरल इकोनॉमी में, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो दबाव, जो स्ट्रेस हमें दिखाई दिया, उसका असर चुनाव पर हमें दिखा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की मुफ्त अनाज की, मुफ्त सिलेंडर की, इस तरीके की स्कीमों का सबसे अच्छा प्रदर्शन था, उन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को उस तरीके का समर्थन वापसी तौर पर नहीं मिला। यानी इसका मतलब था कि जो फ्रीबीज, जो सुविधाएं, जो इस तरीके की चीजें देने की स्कीमें थी, उनकी भी अपनी एक आयु होती है। उसके बाद रियल मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी, रूरल डिस्ट्रेस, ऐसे मुद्दे सामने आते हैं, उठते हैं और उनका असर दिखाई देता है। तो इकोनॉमी की दृष्टि से अगर आप देखें तो महाराष्ट्र एक दूसरा राज्य है जो थोड़ा अर्बन है, थोड़ा रूरल है, लेकिन वहां भी रूरल डिस्ट्रेस का असर हमें दिखाई दिया और उसका असर हमें चुनाव नतीजों पर हम उसे जोड़ सकते हैं, यह पैटर्न हम समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश एक अलग दूसरा राज्य है। राजस्थान के नतीजे भी देखें तो राजस्थान के नतीजों में जैसी संभावना थी बीजेपी को, वैसा प्रदर्शन बिल्कुल नहीं दिखाई दिया। लेकिन हाँ, जो मध्य प्रदेश है वो भी ग्रामीण बहुल राज्य है। मध्य प्रदेश में शायद ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी रूरल इलाके में कर पाई है। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था में 7-7.5% की आर्थिक विकास दर, रिकॉर्ड विदेशी मुद्रा भंडार, स्टॉक मार्केट का सबसे ऊंचाई पर जाना और इन सब की रोशनी में जिस तरीके के प्रदर्शन की उम्मीद 10 साल की सरकार से की गई थी, अर्थव्यवस्था में जो वास्तविकताएं थी नीचे की, उन्होंने कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन पर को स्वीकार नहीं किया और जो वास्तविक मुद्दे थे उन्होंने असर किया। तो ये जो अंग्रेजी की कहावत है, इट्स इकोनॉमी स्टूपिड, तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था अपने अलग अलग मोर्चों पर जहां लोगों ने निर्णय किया है वोट देने का, उसमें अर्थव्यवस्था ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये बात हो गई सर गांव की। अब आते हैं शहर पर। शहर में भी चिंताएं, महंगाई तो शहर में भी उतनी थी जैसी गांव में थी, जॉब एक बड़ा मुद्दा था जो था। आपको क्या लगता है कि शहरों ने वोट किस तरह किया, इन मुद्दों को क्या वाकई वरीयता दी? पर देखिए, शहर दो हिस्सों में देखते हैं। अगर हम मेट्रो की दृष्टि से देखें तो दिल्ली का वोट जैसा पिछली बार था वैसा ही था, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था। पर उत्तर प्रदेश के शहरों के नतीजे वैसे नहीं रहे, महाराष्ट्र के शहरों के नतीजे वैसे नहीं रहे। और इसलिए पूरी तरह से ये समझ पाना कि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी ने एक जगह असर किया और दूसरी जगह नहीं किया, ये समझना ज़रूरी है जब हमें पता चलेगा कि डेमोग्राफी क्या थी वोट की, कि मतदान में युवाओं की भागीदारी कितनी थी, बाकी पक्षों की भागीदारी कितनी थी। लेकिन अगर आप चुनाव के मुद्दों को देखें, जिन मुद्दों को लोगों ने स्वीकार किया, जिन पर चर्चा की, जिस पर हमारी यात्राओं के दौरान लोग बातचीत करते मिले शहरों में, उसमें बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा था और उसका असर हमें इस चुनाव में मतदान पर हर तरह से दिखाई भी दिया है। चलिए अगला सवाल सर, एक आखिरी सवाल मेरा, जिसके दो हिस्से हैं, दो धड़े हैं। मान लीजिए अभी तो दोनों तरफ स्थिति है, दो पार्टियां टूट जाती हैं अलायंस की तो हो सकता है इंडिया की सरकार बन जाए, पार्टी बनी रहती हैं, कुछ लोग इधर आ जाते हैं तो हो सकता है एनडीए सरकार बना ले। पहले सवाल मैं इंडिया पे लेता हूं। इंडिया की सरकार बनती है तो यहाँ से सुधारों की स्थिति, बजट की स्थिति, रिफॉर्म्स पर किस तरह हम आगे बढ़ते देखेंगे? देखिए, अभी जो आंकड़े हमारे सामने दिख रहे हैं, जब हम जिसको रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय 295-96 सीट्स के आसपास एनडीए की दिख रही हैं, 228 से 230 तक है। अभी चुनाव के नतीजे सेटल होते दिखाई देंगे।
इंडिया अलायंस की सरकार बनने की कोशिशें अब शुरू हुई हैं और हम देख रहे हैं कि दो महत्वपूर्ण घटक दल जो एनडीए का हिस्सा हैं, जो अब भारतीय जनता पार्टी को सरकार बने रहने में मदद करेंगे, वो चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू है। इनका रुख इस बात पर निर्भर करेगा कि ये दोनों किस गठबंधन का हिस्सा बनने का फैसला करते हैं। ऐसी स्थिति के बाद भी इंडिया अलायंस को अपनी सरकार बनाने के लिए बाकी अन्य दलों के समर्थन की जरूरत भी पड़ेगी। तो एक किस्म की वोलेटाइल सिचुएशन है। लेकिन हाँ, अगर इंडिया अलायंस सरकार लेकर आता है तो फिर भारतीय अर्थव्यवस्था के नीति में दिशा में खासे बड़े परिवर्तन दिखाई देंगे। इंडिया अलायंस का अपना एक घोषणा पत्र आया था, कांग्रेस का एक न्याय पत्र आया था, उसमें बहुत सारी ऐसी घोषणाएं थी जो रोजगार से जुड़ी हुई हैं, महिलाओं को पैसे देने से जुड़ी हुई हैं, एमएसपी की गारंटी देने से जुड़ी हुई हैं। एक किस्म का सोशल एजेंडा है जो शायद वो सरकार उसे लागू करेगी। पर अभी ये कह पाना मुश्किल है क्योंकि अभी काफ़ी कुछ बाकी है, पिक्चर भी बाकी है भारत में सरकार बनने तक की। लेकिन हाँ, अगर इंडिया अलायंस आएगा तो आपको कई सारी बड़ी नीतियां जो 10 साल से चल रही थी उनमें बदलाव भी दिखाई देगा और सुधारों की दिशा में भी परिवर्तन होगा। और सर, स्थिति यही रही कि इसी सरकार ने रिपीट किया। वो बात अलग है कि उतने बहुमत से या उतनी ताकत से नहीं, अलायंस को साथ रख के साधने में कामयाब रहे और सरकार वापस हुई तब। ये संभावना ज़्यादा करीब है और बाजार इसी बात से आशंकित और चिंतित है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी मेजॉरिटी के साथ आती हुई नहीं दिख रही है। अभी तक के जो नतीजे, जब हम इन्हें इस पर 3 बजे के आसपास रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी तक के नतीजों के हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी जब अपने स्तर से पूरा बहुमत लेकर नहीं आएगी और उसकी निर्भरता सहयोगी दलों पर होगी, यानी एक अलायंस की सरकार होगी, मेजॉरिटी पार्टी की गवर्नमेंट नहीं होगी, तो सुधारों के जो एजेंडे हैं, सुधारों की जो तैयारियां हैं, या जो हमने चुनाव के बाद देखा था कि 100 दिन के की तैयारियां हो रही थी, उसमें परिवर्तन होगा, उसमें बदलाव होगा। और हमने देखा है कि अलायंस की सरकारों में प्रधानमंत्रियों को काम करने की उतनी छूट नहीं मिलती है, राज्य के आग्रह दिखाई देते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है हमारे लिए, इस चुनाव से राज्यों की राजनीति में एक नया रिवाइवल आ रहा है। राज्यों में नए तरह से छत्रप उभर रहे हैं, राज्यों का केंद्र की राजनीति पर प्रभाव बढ़ने वाला है। इंडिया अलायंस में भी जो दल सबसे बड़े दिखेंगे कांग्रेस के बाद, वो राज्यों के छत्रप होंगे, चाहे वो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो या टीएमसी हो या अन्य दल हो। यही स्थिति राज्य के दलों की होगी, चाहे वो जेडीयू हो या टीडीपी हो, आंध्र प्रदेश और बिहार की। यह भारत की जो फेडरल पॉलिटिक्स है इसमें एक बड़ा बदलाव करेगा। नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद पिछले 10 साल के दौरान हमने राज्यों की भूमिका केंद्र के फैसलों में सीमित होती देखी थी, क्योंकि पूरे देश के अधिकांश हिस्से में भारतीय जनता पार्टी शासन करती थी और हमने बहुत सारे ऐसे फैसले किए जो फैसले आमतौर पर भारतीय राजनीति में जब तक एक बड़ी बहुमत वाली सरकार ना हो संभव नहीं होते। जैसे जीएसटी जैसा फैसला, जिसमें राज्य सरकारों ने अपने टैक्स लगाने के अधिकार सरेंडर किए और जीएसटी जैसा निर्णय लागू किया। अब भारतीय राजनीति की आर्थिक परिस्थिति में, आर्थिक फैसलों में, बजट के फैसलों में राज्यों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी, दोनों ही तरह से। चाहे इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट आए, इंडिया अलायंस की सरकार बने, दोनों ही परिस्थितियों में राज्यों की भूमिका राज्यों की तरफ से उठाए जाने वाले सवाल, उनके मुद्दे ज़्यादा बड़े होंगे। और चूंकि रिफॉर्म के एजेंडे में बहुत सारी चीज़ें राष्ट्रीय स्तर पर लागू की जाने वाली हैं, तो अब ये देखना होगा कि इंडिया अलायंस की सरकार कैसे इस नई व्यवस्था को, अगर सत्ता में बनी रहती है और अपने अलायंस पार्टनर को जोड़ के रख सकती है, तो वो इस नई व्यवस्था में उतने आक्रामक सुधार और उस तरीके के फैसले कैसे करेगी। देखिए भाई, अब जो भी सरकार बनेगी, कल जब हम मनी सेंटर लेकर आपके पास आएंगे, यानी कि बुधवार का जब मनी सेंटर लेकर आएंगे, तो स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी होगी। ऐसा लगता है कि सीटें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। अब अगर इधर उधर नहीं हुए छोटे मोटे दल, तो लगभग ये तय हुआ कि कौन सी पार्टी सरकार बना रही है या कौन सा दल सरकार बना रहा है। पार्टी तो बना ही नहीं रही है, ऐसी पूरी आशंका है। कल का मनी सेंट्रल और ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, आज से भी ज़्यादा, क्योंकि कल हम बेहतर और स्पष्ट आंकड़ों के साथ आपके पास बैठे होंगे, तमाम एनालिसिस के साथ आपके साथ बैठे होंगे। बाजार का एक दिन और हम रुझान देख चुके होंगे कि ठीक है, शेयर बाजार क्या कर रहे हैं, बाजार के तमाम लोगों का रुझान आ चुका होगा, एफआईआईज के आंकड़े हमारे पास आ चुके होंगे। तो आज मनी सेंट्रल चुनाव के नतीजों के बीच आपके बीच आया और कल चुनाव नतीजों के बाद आएगा। तो आज जैसे आप सब हमारे साथ जुड़े हैं, कल भी जुड़िएगा। फिलहाल हमको इजाजत दीजिए। आज के मनी सेंट्रल में इतना ही। नमस्कार।